चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका टीडीएस टीसीएस। सुनिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रखिएगा घर में। कभी भी इस चैप्टर को एक बार में एट अ स्ट्रेच मत पढ़ लेना आप, क्योंकि हर सेक्शन का अलग अलग रेट है, अलग अलग अमाउंट है, वो मिक्स हो जाता है अदरवाइज। तो इस चैप्टर को आप तोड़ तोड़ के पढ़िए। जैसे जीएसटी आप रिवाइज करेंगे और एग्जाम्शन चैप्टर एक बार में मत पढ़ना, 5-10 को एक बार में पढ़ना। वैसे ही टीडीएस में भी कनेक्टिंग टॉपिक्स जो है, मान के चलो आप हेड्स पढ़ रहे हैं तो हेड्स के साथ जो कनेक्टेड था उसको उसी के साथ पढ़ लेना। चैप्टर को एक बार में पढ़ने आओगे कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट, टीडीएस चैप्टर में 2-4 बात ध्यान रखिएगा। टीडीएस बड़ा आदमी काटता है जनरली। बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ दें तो बाकी लोग को तो हम लोग बड़ा मानते हैं ऑलवेज। इंडिविजुअल एचयूएफ को बड़ा कब मानते हैं? जब पिछले साल, इस साल नहीं, ध्यान रखिएगा, जब उसका पिछले साल बिजनेस में 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है या प्रोफेशन है 50 लाख से ऊपर का रिसीप्ट है, तब बड़ा माना जाता है इंडिविजुअल एचयूएफ को। कंपनी वगैरह के लिए ये देखना ही नहीं है, ऑलवेज बड़े माने जाते हैं। नेक्स्ट, टीडीएस चैप्टर में जनरली जो भी आप अमाउंट सुनते हैं ना, ये एग्जम्पशन लिमिट है या एग्जम्पशन क्राइटेरिया है। मान के चलना आप अमाउंट सुन रहे हैं कि 15,000 तक ब्रोकरेज पे या कमीशन पे टीडीएस नहीं है, 16,000 है, तब क्या करेंगे? पूरे पे लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, जनरली इस चैप्टर में ये एग्जम्पशन का क्राइटेरिया है। इसके बाद और बात कर लें तो इस चैप्टर में जो भी रेट लिखा हुआ है इसी रेट पे टीडीएस काटिएगा। अपने मन से सरचार्ज वगैरह, सेस वगैरह जनरली मत जोड़िएगा, एक्सेप्शंस आएगा, सब बात होगा। नेक्स्ट, टीडीएस चैप्टर में डिडक्टर डिडक्टी का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। जो डिडक्टर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहला कि उसके पास 10 नंबर लेना होगा और उसके लिए उसको फॉर्म भरना पड़ता है 49AA, वो 10 नंबर लेता है। उसके बाद टीडीएस डिडक्टर को महीना महीना पैसा देना होता है। जो टीडीएस काटा वो अगले महीने 7th तक जमा करता है। सेक्शन 200 का हम बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन है मार्च का महीना, मार्च के महीने का पैसा वो अगले महीने 7th को नहीं देता है, 30th अप्रैल तक देता है। पैसा मंथली देता है, डेटा क्वार्टरली देता है, जिसको आप टीडीएस का रिटर्न या क्वार्टरली स्टेटमेंट बोलते हैं। क्वार्टर खत्म, अगले महीने एंड तक। बट हाँ, मार्च क्वार्टर का रिटर्न 30th अप्रैल तक नहीं जाता है, 31st मई तक जाता है। डिडक्टी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है 206AA में। डिडक्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना पैन डिडक्टर को फर्निश करे। अदरवाइज डिडक्टर क्या करेगा? जो रेट चल रहा है या 20% विच एवर इज हायर रेट पे टीडीएस काट लेता है। क्लियर है? चलिए, ये सब जनरल बात था। अब अपने लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। सबसे पहला सेक्शन 192 बोलता है सैलरी पे टीडीएस के बारे में। सैलरी पे टीडीएस के लिए कोई रेट फिक्स्ड नहीं है। हम लोग बोलते हैं यहां पर किस रेट पे टीडीएस कटेगा, तो एवरेज रेट पे। अब एवरेज रेट पे कैसे करें? तो हम लोग पूरे साल भर का इनकम एस्टिमेट करते हैं, पूरे साल भर का सैलरी एस्टिमेट कर लिए, और अगर वो आदमी अपना कोई लॉस बता रहा है तो एचपी लॉस अगर बताया है, प्रूफ दिया है, तो वो भी एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि सैलरी से कोई और एडजस्ट होता ही नहीं है। एचपी लॉस एडजस्ट करने के बाद साल का इनकम आ गया, उस पर स्लैब लगाकर साल का टैक्स निकाल लेते हैं। अब ये जो साल का टैक्स आया उसको डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं, तो मंथली टैक्स आ जाता है, और हर महीना टीडीएस सैलरी में से काट काट कर हम लोग पैसा पे कर देते हैं। नेक्स्ट 192A, ये अगेन सैलरी चैप्टर से लिंक्ड है। बोलता है अगर आपका पीएफ का पैसा प्री मैच्योरली आप विड्रॉ कर लेते हैं 5 साल के अंदर, क्योंकि 5 साल के बाद विड्रॉ करने पे पीएफ का पैसा 10, 11 वगैरह में एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर आप 5 साल के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं तो उस पर जो भी पैसा आप विड्रॉ किए उस पर टैक्स लगेगा। और हाँ, अगर वो अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कट कराएगा 192A में। जनरल रेट 10%। 193, इनफैक्ट 193, 194 और 194K, ये तीनों एक ही टाइप का है, तीनों मार्केट से लिंक्ड है। 193 सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स इंटरेस्ट। 194 डिविडेंड और 194K म्यूचुअल फंड वाला। सेम जगह, तीनों जगह सेम प्रोविजन है। 5,000 तक का अमाउंट है, कोई टीडीएस नहीं। 5,000 क्रॉस हो गया, पूरे पे 10%। 194A अनदर इंटरेस्ट, ये बात करता है सिक्योरिटीज इंटरेस्ट के अलावा कोई और इंटरेस्ट का। सिक्योरिटीज इंटरेस्ट के लिए तो 193 है, अनदर इंटरेस्ट पे क्या है 194, जैसे बैंक इंटरेस्ट वगैरह। अब यहां पे टीडीएस बड़ा आदमी काटेगा। बड़ा आदमी का मतलब वही इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा बाकी लोग को हमेशा बड़ा बोलेंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ को कब बोलेंगे? जब पिछले साल बिजनेस में 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है या प्रोफेशन है 50 लाख से ऊपर का रिसिप्ट है।
तो उस केस में यहां भी नॉर्मली 5,000 है, 5,000 क्रॉस करेगा 10% टीडीएस। बट हाँ, ये जो 5,000 नॉर्मली हम बोले, कभी कभार 40,000 हो जाएगा सीनियर सिटीजन्स वगैरह के लिए, और कभी कभार 50,000 हो जाएगा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स ट्रिब्यूनल से जो कंपनसेशन मिलता है उसके लिए। नेक्स्ट, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा यहां पर कि कुछ कुछ इंटरेस्ट पे ना 194A का टीडीएस नहीं है। जैसे हम बैंक का टीडीएस नहीं काटते, बैंक मेरा टीडीएस काटता है, वैसे जो बैंक मेरा टीडीएस काटता है सेविंग्स पे नहीं काटता है, टर्म डिपॉजिट, एफडी, आरडी, इन सब पे टीडीएस काटता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको रिफंड देता है, उसके इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड वगैरह पे भी आपका टीडीएस नहीं होता है। नेक्स्ट, इसके बाद ये पॉइंट, हाँ, इंटरेस्ट पेड टू बैंकिंग कंपनीज, बैंक का आप टीडीएस नहीं काटते, लेकिन एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो आप टीडीएस काटते हैं, यहां पर एक्सेप्शन था, ध्यान होगा आपको। नेक्स्ट, 194B और डबल बी, ये कैजुअल इनकम का बात करता है 194B, और डबल बी हॉर्स रेस का इंक्लूडिंग जैकपॉट का। ये बोलता है कि अगर आप 10,000 रुपए तक का जीतते हैं टीडीएस नहीं है, उससे ऊपर 30%, और अगर आप जो लॉटरी वगैरह जीते उसमें अगर काइंड में जीते आप, तो जो लॉटरी रन कर रहा है उसको उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि टीडीएस सही से ही जा रहा है, तो वो आपसे पैसा लेगा। जैसे मान के चलो आप एक कार जीते 1 करोड़ का, तो उसमें 30 लाख का टीडीएस काटना है, तो या तो वो आप 30 लाख दे दो तब वो कार छोड़ देगा, अदरवाइज वो कार बेचेगा, टीडीएस का पैसा रखेगा और बाकी पैसा आपको दे देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, 194C कॉन्ट्रैक्टर का बात करता है, इंपॉर्टेंट है। 194C में आप पेयर पेई दोनों को देखते हैं। पेयर अगर बड़ा आदमी है तब टीडीएस कटेगा, बड़ा आदमी मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा बाकी लोग ऑलवेज इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो वो 1 करोड़ और 50 लाख देखेंगे पिछले साल। अब यहां पे टीडीएस, सॉरी एक बार वापस हम बोल रहे हैं, 194C कॉन्ट्रैक्टर, पेयर पेई दोनों को देखना है। पेयर बड़ा आदमी है तब टीडीएस काटेगा, पेई को भी देखेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि टीडीएस का रेट क्या होगा। अगर सामने वाला आदमी छोटा है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो 1% टीडीएस का रेट है, बाकी लोग है तो 2%। और अगर सामने वाला ट्रांसपोर्टर है, जीटीए वाला है, और उसके पास अप टू 10 ट्रक्स है और वो अपने को अपना पैन या आधार फर्निश कर दे रहा है, तो उस केस में हम टीडीएस नहीं काटते। एज वेल एज पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आप टीडीएस नहीं काटते। वैसे यहां याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट यहां आता है। नेक्स्ट, यहां पर जब आप देखते हैं टीडीएस के लिए अमाउंट, तो यहां पर पेमेंट भी देखते हैं और पर एनम भी देखते हैं। पर पेमेंट 30,000 तक है टीडीएस नहीं कटेगा, बट अगर 40,000 है तो टीडीएस काटिएगा, या साल का 1 लाख तक है तो भी टीडीएस नहीं कटता है। क्लियर है? इसके बाद 194D, ये इंश्योरेंस कमीशन का बात करता है। 194D हो, 194G हो लॉटरी कमीशन, या 194H बाकी कमीशन या ब्रोकरेज, तीनों जगह सेम कॉन्सेप्ट है। ब्रोकरेज पे 15,000 तक का अमाउंट है, टीडीएस नहीं कटता है, 15,000 क्रॉस किया 5% टीडीएस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 194DA का बात हम लोग ये कर चुके हैं डिडक्शन चैप्टर के थ्रू, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मैच्योरिटी पे टैक्सेबल है और 1 लाख से ज्यादा है तो उसके इसमें 5% टीडीएस कट कर आता है। नेक्स्ट, 194E, यूनिक है, यूनिक इन द सेंस यहां पर सेस इंक्लूड होगा, यहां कोई अमाउंट का बात नहीं होगा। 194E ये बोलता है कि अगर बाई चांस कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है और उसका 3 टाइप का अर्निंग है, स्पोर्ट्स से अर्निंग हो, एडवर्टीजमेंट से हो, जर्नल्स वगैरह लिख करो, तीनों मिलाइए, जो भी अमाउंट है 1 रुपए से टीडीएस कटेगा। क्या रेट होगा? 20%। सिर्फ 20 नहीं, वैसे सरचार्ज है तो सरचार्ज जोड़ दीजिएगा, और सेस तो होना ही होना है। जनरली हम टीडीएस के रेट में सेस वगैरह ऐड नहीं करते हैं, बट यहां पर आपका सेस ऐड होता है। नेक्स्ट, 194EE, एनएसएस में, एनएससी और एनएसएस में आप डिफरेंस याद होगा आपको। एनएससी में पैसा री इन्वेस्ट हो जाता है हर साल, एनएसएस का पैसा टैक्सेबल होता है। अगर 2500 तक का अमाउंट है तब तो टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज 10% टीडीएस कटेगा 194EE में। 194F, ये कुछ म्यूचुअल फंड्स आए थे 1991 के आसपास, उनके रीपर्चेस पे है 20%। जी और एच का बात हम कर ही लिए, ब्रोकरेज या कमीशन आते ही 15,000 तक कोई टीडीएस नहीं है, उसके बाद पूरे पे 5%। वैसे यहां ध्यान रखिएगा, शेयर्स या सिक्योरिटीज ब्रोकर
के ऊपर में टीडीएस नहीं है। 194I रेंट का बात करता है। अब यहां पर रेंट अगर आप पे कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस काटना है। टीडीएस कौन काटेगा? बड़ा आदमी। बड़ा आदमी कौन? इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा बाकी लोग ऑलवेज बड़े हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ बड़े कब बोले आएंगे? जब उनका पिछले साल बिजनेस में 1 करोड़ का टर्नओवर हो या प्रोफेशन है 50 लाख का रिसीव। अब जब रेंट पे आप टीडीएस काटते हैं तो रेंट साल में कितना होना तक है तो टीडीएस नहीं कटता है, तो 2.4 लाख पर एनम पर कोनर एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब रेट क्या होगा? तो बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे 10%, बिल्डिंग फर्नीचर पे 10% है और प्लांट एंड मशीनरी पे 2% है। नेक्स्ट 194IB का पहले बात कर लेते हैं हम। IB बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है छोटा है, बड़ा है तब तो 194I में टीडीएस काटा, अगर छोटा है तो भी उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। बट क्योंकि ये छोटा आदमी है तो इस पे हम लोग 10 नंबर लेने का रिक्वायरमेंट नहीं रखें। महीना महीना पैसा नहीं देना है इसको, क्वार्टर क्वार्टर डेटा नहीं देना है। साल में एक ही बार मेहनत करना है, साल का आखिरी हो या टेनेंसी का आखिरी हो। अगर रेंट अमाउंट 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ क्रॉस करे तो पूरे साल का टीडीएस एक ही बार में कटेगा 5% के हिसाब से। बट ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि टीडीएस अमाउंट रेंट अमाउंट को क्रॉस कर जाए। 194IA अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो उस केस में 194IA में आपको टीडीएस काटना होता है। अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख टच कर जाए तो 50 लाख से कम है तब तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज आपको 1% टीडीएस काटना है। अमेंडमेंट था इस साल यहां पर 1% किसका? एक्चुअल अमाउंट या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर का। क्लियर है? बाकी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे तो टैक्स वगैरह है नहीं, वो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट 194IC ये कैपिटल गेन्स चैप्टर से लिंक्ड होता है आपका सेक्शन 45(5)(a) से। लैंड डेवलपमेंट राइट्स या ट्रांसफर और डेवलपमेंट राइट्स में बिल्डर जो भी आपको पैसा देता है ना, मनी देता है, उस पे वो 10% टीडीएस काट कर देगा, कोई छूट नहीं है। 194J इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस का बात करता है। इनफैक्ट इसमें सिर्फ प्रोफेशनल टेक्निकल नहीं, 6 पॉइंट है। यहां पर हम लोग बोले टीडीएस कौन काटेगा? बड़ा आदमी काटेगा। अब यहां पर कौन कौन सा केसेस कवर्ड है? तो यहां पर अपने बोले प्रोफेशनल सर्विस, डायरेक्टर सर्विस, डायरेक्टर इंप्लॉई वाला नहीं बोल रहे हम, क्योंकि अगर डायरेक्टर इंप्लॉई है तो 192 में टीडीएस जाता है। हम यहां 194J का बात कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस और नॉन कंपीट फीस, इन सब केसेस में अपने बोले कितना रेट है? 10%। और जनरली यहां पर जो भी अमाउंट है ना, ये अलग अलग अमाउंट है। प्रोफेशनल के लिए 30,000 अलग, डायरेक्टर में तो अमाउंट है ही नहीं वैसे, ठीक है। बाकी हर जगह जो 30,000 ये सेपरेट लिमिट है। इसके अलावा टेक्निकल सर्विस, मूवीज वाला रॉयल्टी और कॉल सेंटर, इन पे रेट कितना है? 2%। ध्यान रखिएगा हर जगह 30,000 का छूट है, बट डायरेक्टर वाले में कोई छूट नहीं है। 1 रुपए से 10% टीडीएस कटता है। नेक्स्ट 194K म्यूचुअल फंड का बात करी ली हम लोग। 194LA अगर बाई चांस गवर्नमेंट आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और आपको कंपनसेशन देता है, चाहे ओरिजिनल हो एनहांस्ड हो, कंपनसेशन दे रहा है और वो 2.5 लाख तक का है तो टीडीएस नहीं है, उससे ऊपर है तो 10% टीडीएस काट कर देगा। बट हाँ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो तो तब तो ऐसे भी टैक्स नहीं लगता है। 194M बोलता है कि अगर आपका पीछे कुछ सेक्शन में टीडीएस नहीं कटा है बट अमाउंट बड़ा है 50 लाख से ऊपर, तो यहां टीडीएस कटेगा। कौन कौन सा सेक्शन में आपका टीडीएस नहीं कटा है पीछे? 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194H कमीशन ब्रोकरेज और 194J में प्रोफेशनल सर्विस। सिर्फ अगर आपका इन 3 सेक्शन में किसी भी रीजन से टीडीएस नहीं कटा है और अमाउंट 50 लाख क्रॉस कर रहा है तो उस पर आप 5% रेट पे टीडीएस काटेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट 194N ये बोलता है कैश विड्रॉल पे। ये बोल रहा है कि अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस केस में हम लोग, ये यूनिक है, यूनिक इन द सेंस ये इनकम पे नहीं है, ये कैश विड्रॉल पे है। और यहां पर एग्जम्पशन का ये लिमिट नहीं है, क्या है? सॉरी एग्जम्पशन लिमिट है, क्राइटेरिया नहीं है। नॉर्मली अगर आप 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ किए तो ऊपर वाले पोर्शन पे 2% क्या होगा? टीडीएस कटेगा। तो अगर कोई 1 करोड़ 10 लाख विड्रॉ किया तो 10 लाख पे 2% टीडीएस कटता है पर बैंक, ठीक है। बट अगर आप स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, स्पेशल कैटेगरी वाले मतलब आखिरी 3 साल का रिटर्न भरे ही नहीं है,
तो हम लोग 1 करोड़ का वेट ही नहीं करते, 20 लाख। 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2%, और 1 करोड़ क्रॉस हो गया तो 5%। क्लियर है? नेक्स्ट 194 ओ, ये बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर वगैरह के लिए। अगर कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है और वो किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विस दे रहा है, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है से अमेजॉन वगैरह, वो क्या करेंगे, टीडीएस काटते हैं। अब कितना काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अमेजॉन कमीशन आपसे कितना ले रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है। मान के चलो अमेजॉन के थ्रू बुक्स बेचते हैं, तो अमेजॉन कितना कमीशन लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने का बुक्स बिका उसका 1%। 1% किसका है, ध्यान रखिएगा यहां पे, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स। अब सेल्स का मतलब एक और ध्यान रखिएगा, अमेजॉन के थ्रू बुक्स बिका, चाहे पैसा अमेजॉन के पास जाए या मेरे को पैसा मिल जाए डायरेक्टली, बिका अमेजॉन के थ्रू ही है, तो ये ग्रॉस सेल्स में ये भी काउंट होता है। हाँ, बट कुछ केसेस में यहां पर अमेजॉन मेरा टीडीएस नहीं काटेगा। कब? अगर आप छोटे आदमी हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ, साल भर में आपका 5 लाख से ऊपर का सेल्स नहीं है और आप अमेजॉन को अपना पैन या आधार फर्निश कर देते हैं, तो उस केस में अमेजॉन आपका टीडीएस नहीं काटेगा। क्लियर है? नेक्स्ट 194P पेंशनर्स के लिए, ये स्पेशल प्रोविजन है। गवर्नमेंट बोला है कि अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन नहीं बोल रहे हैं, अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, मतलब अगर आपका 75 ईयर्स या उससे ज्यादा एज है और आपका सोर्स ऑफ इनकम ना पेंशन है या बैंक इंटरेस्ट है, और जिस बैंक अकाउंट के में आपका पेंशन आ रहा है उसी में से इंटरेस्ट आ रहा है, एक ही अकाउंट में, डिफरेंट अकाउंट है तब तो ये पढ़ना ही नहीं है। अगर आपका एक ही बैंक अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट आ रहा है और उसी अकाउंट में आपका पेंशन भी आ रहा है, तो उस केस में बैंक वाला क्या करेगा, आपके इनकम पे टीडीएस काट लेगा। आप एक डिक्लेरेशन दे देना खाली, वो टीडीएस काट कर वो लोग जमा कर देगा और आपको रिटर्न भरने का भी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट 194Q, 194Q ये जो टीडीएस में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आप 206C में पढ़ेंगे, आपका टीसीएस में भी। ये बोलता है कि अगर कोई बायर है और किसी एक सेलर से साल में 50 लाख से ऊपर का सामान खरीदा और बायर बड़ा आदमी है, बायर बड़ा आदमी है, तो बायर पैसा देगा, बड़ा आदमी पैसा दे रहा है टीडीएस काट कर। अब बड़ा आदमी का मतलब बायर का पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर का क्या है, आपका टर्नओवर है। तो अगर कोई बायर है, उसका पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और वो इस साल किसी एक पर्टिकुलर आदमी से 50 लाख से ऊपर का सामान खरीदा है, तो जितना ऊपर का खरीदा है उस पे 0.1% वो टीडीएस काटेगा। 60 लाख का खरीदा है तो ध्यान रखिएगा पूरे 60 पे नहीं है, ये एग्जम्पशन लिमिट है। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख पे वो क्या करेगा, 0.1% टीडीएस काटेगा। क्लियर है? अगर सेलर बड़ा हो तो टीसीएस आएगा भी थोड़ी देर में। बायर बड़ा है तो 194Q, सेलर बड़ा है तो टीसीएस 206C 1H। चलिए, इसके अलावा 194R इंपॉर्टेंट है, इस बार का अमेंडमेंट है। यह बोलता है कि अगर आपको रिवॉर्ड मिला है, कुछ बिजनेस या प्रोफेशन के रेस्पेक्ट में आपको कुछ भी परक्विजिट्स मिला है या रिवॉर्ड वगैरह मिला है, तो जो आपको रिवॉर्ड या परक्विजिट्स दे रहा है वो टीडीएस काट कर देगा। कितना होगा, 10% टीडीएस काटेगा। बट हाँ, अगर अमाउंट छोटा है, 20,000 रुपए तक का है, तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं है। तो 20,000 अगर क्रॉस करता है तब वो आप पे 10% टीडीएस काटेगा टोटल का। टीडीएस कौन काटेगा, बड़ा आदमी। अब इसको लेके कुछ क्लैरिफिकेशंस था, इस बार कुछ डाउट उठा था, वो पूछा गया था डिपार्टमेंट से। बहुत ही सिंपल क्लैरिफिकेशन है वैसे ही। जैसे मान के चलो यहां पर पूछा गया कि अगर मेरे को कोई परक्विजिट्स मिल रहा है जिसपे 194R लग रहा है, तो क्या वो यहां पर वही परक्विजिट्स का वर्ड है जो मेरे पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगा? तो बोला गया नहीं, परक्विजिट्स जो हम लोग यहां बोलना चाह रहे हैं ना, वो परक्विजिट्स मतलब बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट। अब वो आपके पीजीपी चैप्टर में सेक्शन 28 में टैक्सेबल हो, सेक्शन 41 में टैक्सेबल हो, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है। अगर आपको बिजनेस के रेस्पेक्ट में बेनिफिट मिला है, परक्विजिट्स मिला है, 20,000 से ऊपर का है, तो उस केस में वो टीडीएस काट कर देगा। वैसे यहां ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर काइंड में है
तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रखा गया है कि हाँ अगर काइंड में हो तो भी मेक श्योर करिए कि टीडीएस सही सही जाए। अब मान के चलो मेरे को 1 लाख का कोई रिवॉर्ड मिला है, बेनिफिट मिला है, 1 लाख का कोई मेरे को काइंड में बेनिफिट दिया है, तो या तो वो एक काम करे मेरे से 1 लाख का 10% उसको टीडीएस लेना है, तो या तो मेरे से 10,000 का टीडीएस ले ले और 1 लाख रिलीज कर दे, या जैसे लॉटरी में होता है वो बेचकर 10,000 दे दे, या फिर वो मेरे को इन्फॉर्म कर दे, सुनिएगा, वो मेरे को इन्फॉर्म कर दिया कि देखो आपका 1 लाख का रिवॉर्ड है बट हमको 10% टीडीएस काटना है। हम बोले आप बेचना मत सामान, वो सामान चाहिए मेरे को, सामान बेचना मत, हम खुद से जमा कर दिए 10,000 टैक्स और ये प्रूफ दे दिए उसको कि देख लो हम जमा कर दिए, तो अब वो क्या करेगा, रिलीज। मतलब जो पे कर रहा है या जो आपको सामान दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है, उसका बस एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे देने से पहले कि टीडीएस सही सही जमा हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद इशू 2 यहां पे देख लो, बोल रहा है इज इट नेसेसरी दैट बेनिफिट और परक्विजिट मस्ट बी इन काइंड। नहीं, कैश में होता तो दिक्कत ही नहीं है, काइंड में हो तो हाँ तो भी टीडीएस कटेगा और वो मेक श्योर करेगा टीडीएस कटा है तभी वो क्या करेगा, रिलीज करता है। नेक्स्ट, अब मान के चलना मेरे को कार मिलता है, हम बिजनेस में टारगेट अचीव किए, हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का पेन बेचते हैं, अच्छा खासा पेन बेच दिए तो वो मेरे को कार गिफ्ट किया। अब ये कार कैपिटल गेन्स चैप्टर में कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में तो नहीं आता है, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, तो हम क्या बोले कि क्योंकि ये कैपिटल एसेट में नहीं आता है तो टीडीएस नहीं होगा। इलॉजिकल, यहां इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम तो बोल ही रहे हैं आपका पीजीपी चैप्टर में से लिंक्ड हो ना हो, आपको बेनिफिट मिला है काइंड में या आपको रिवॉर्ड मिला है, परक्विजिट्स मिला है, कुछ भी मिला, वो अब आपके पीजीपी चैप्टर में टैक्सेबल है या कैपिटल गेन्स में है या कहीं नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिवॉर्ड मिला है 20,000 से ऊपर का है, 10% टीडीएस कटेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अब ये जो बेनिफिट या रिवॉर्ड आपको मिला है इसका वैल्यू कैसे निकालें। मान के चलो मेरे को कार गिफ्ट किया एक कंपनी, अब 2 तरीका का हो सकता है कि वो कार खुद बनाता हूं या वो कार खरीद के दिया हो। बोलिए एक कंपनी कार खरीद के दिया, तब तो दिमाग लगाना ही नहीं है, उसके पास बिल होगा, बिल होगा तो वहां से आप वैल्यू निकाल ही लोगे, परचेज प्राइस, बट वो खरीदा नहीं, खुद मैन्युफैक्चर किया है, तो कंपनी को तो पता होगा ना कि वो कार इन जनरल बाकी लोगों कितने में बेचता है तो प्राइस दैट इट चार्जेस टू इट्स कस्टमर फॉर सच आइटम्स। नेक्स्ट, इसके बाद एक इशू पूछा गया था कि आजकल बहुत बार क्या होता है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह लोग को क्या करते हो, कुछ प्रोडक्ट भेजते हो, वो लोग वीडियो वगैरह बना देता है और फिर वो प्रोडक्ट हो सकता है वो लोग रख ले या हो सकता है रिटर्न कर दे, तो क्या इसको बेनिफिट बोलेंगे कि नहीं और 194R लगेगा कि नहीं। तो पहले समझिएगा, 2 केस हो सकता है कि मान लो कोई कंपनी है, वो किसी इन्फ्लुएंसर को क्या किया, एक काइंड में सामान भेजा 50,000 रुपए का, वो आदमी उस पर वीडियो बनाया और रख लिया, बोलिएगा ये बेनिफिट है कि नहीं है, इस पे टीडीएस कटेगा। बट वो वीडियो बनाने के बाद वो सामान वापस कर देता है तो इसको बेनिफिट बोलोगे क्या, नहीं, तब टीडीएस का बात ही नहीं है। नेक्स्ट, इशू 7 ये वही बोलता है कि अगर आपका कैश प्लस काइंड और कैश सफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, डिडक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक टीडीएस सही से नहीं जाएगा तब तक वो रिलीज नहीं करेगा, या तो वो मेरे से पैसा मांग ले या हम खुद से जमा करके प्रूफ दे दें या वो बेच दे, इन एनी केस जब तक टीडीएस सही से नहीं गया होगा तब तक वो उसको रिलीज नहीं करेगा। क्लियर है? तो जो भी क्लैरिफिकेशंस था, क्लैरिफिकेशंस में एज सच कुछ भी नया दम नहीं है। चलिए 195 ये प्लेन सा बात करता है, ये बोलता है नॉन रेसिडेंट्स को जब भी आप पैसा देंगे ना तो पैसा देने से पहले हमेशा एओ असेसिंग ऑफिसर से पूछ लीजिएगा कि कुछ टीडीएस वगैरह तो नहीं काटना है, ऑफिसर बोला तो काटिएगा, अदरवाइज मत काटिएगा। 195A सिलेबस में नहीं था। 196 इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, कुछ कुछ केसेस में आप टीडीएस नहीं काटते या कुछ कुछ लोगों का आप टीडीएस नहीं काटते। किनका नहीं काटते? गवर्नमेंट का, आरबीआई का, गवर्नमेंट बॉडीज जिनका इनकम एग्जम्प्ट है, या म्यूचुअल फंड कंपनी जिनका इनकम एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट और आरबीआई का टीडीएस नहीं काटना ऑब्वियस रीजन है, बाकी गवर्नमेंट बॉडीज जिनका इनकम एग्जम्प्ट है, इनकम है ही नहीं, टैक्स लगता ही नहीं है, या म्यूचुअल फंड कंपनी जिसका इनकम एग्जम्प्ट है, तो उसका टीडीएस कहां से आएगा? क्लियर है? नेक्स्ट वन, ये बात हम लोग कर लिए कि अगर डिडक्टी अपना पैन फर्निश नहीं करता है तो डिडक्टर क्या करेगा, जो रेट है या 20% विच एवर इज हायर रेट पे टीडीएस काट लेता है।
अगर बाई चांस क्या होता है, आप रिटर्न नहीं भरते, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न है आप, तो उस केस में टीडीएस जो आपका कटेगा ना, वो रेट चेंज हो जाता है। अब जब हम बोलना चाह रहे हैं कि रिटर्न नहीं भरें, ये किसके लिए बात हो रहा है? ऐसा आदमी जिसका टीडीएस टीसीएस मिलाकर 50,000 क्रॉस कर जा रहा है और वो रिटर्न भर ही नहीं रहा है। आपका टीडीएस टीसीएस मिलाकर 50,000 या उससे ज्यादा है और आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आप पे अलग रेट पे 206 AB में टीडीएस काटा जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? डबल या 5%, विच एवर इज हायर। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद बहुत बार होता है कि आप टीडीएस काटने वाले हैं, अब सामने वाले का आप टीडीएस काट लेते हैं, फिर ईयर एंड आता है, उसका कोई और इनकम होता नहीं है, वो रिटर्न भरता है, रिटर्न में रिफंड मांगता है। तो इस सिस्टम को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक सिस्टम ले आए कि हाँ, आप जैसे बैंक वगैरह में फॉर्म 15G 15H आप भर दो, बैंक वाला टीडीएस नहीं काटता है, या आप असेसिंग ऑफिसर के पास चले जाओ और उससे लिखवा लो कि आपका टीडीएस नहीं काटे या कम रेट पे काटे, और फिर वो लेटर दिखा देना जो भी डायरेक्टर है उसको, तो अकॉर्डिंगली आपका टीडीएस वो नहीं काटेगा या कम रेट पे काटेगा। नेक्स्ट 200 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 200 बोलता है आपको पैसा जो है मंथली जमा करना होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो सेम डे करना है, बाकी लोगों को पैसा जमा करना है टीडीएस का अगले महीने 7th तक। एक्सेप्शन है मार्च का महीना, जब आप 30th अप्रैल तक देते हैं। क्वार्टरली रिटर्न दे दिएगा। रिटर्न कब देते हैं? क्वार्टर खत्म अगले महीने एंड तक। तो पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून है तो 31 जुलाई एंड सो ऑन। बट आखिरी क्वार्टर जो है ना आपका मार्च का, उसके लिए 30th अप्रैल तक तो आप पैसा ही देते हैं, तो अकॉर्डिंगली यहां पर 30th अप्रैल नहीं है, क्या है? 31 मई। अगर आप पैसा नहीं देते तो इंटरेस्ट लगेगा, डेटा नहीं देते हैं तो लेट फी लगेगा 201 में। कॉन्सिक्वेंसेस अगेन इंपॉर्टेंट है। अब मान लो हम रिटर्न नहीं भरे, बोलिए हम रिटर्न नहीं भरे, पैसा से कोई कनेक्शन ही नहीं है, डेटा से कनेक्शन है, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? लेट फी या पेनल्टी 200 रुपया पर डे। बट हाँ 100% से ऊपर नहीं, तो मैक्स टू मैक्स टीडीएस अमाउंट। नेक्स्ट, अगर हम पैसा नहीं देते हैं टीडीएस का, तो उस केस में इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी भी लगेगा। पेनल्टी 100% तक होता है। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या गलती किए। दो गलती हो सकता है, हम टीडीएस काटे ही नहीं, ये भी गलती है, और दूसरा गलती टीडीएस काट करके पैसा रख लिए, गवर्नमेंट को दे ही नहीं रहे, ये बड़ा मिस्टेक है। टीडीएस काटे ही नहीं 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और टीडीएस काट कर रख लिए जमा ही नहीं कर रहे, ये बड़ा मिस्टेक है। 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ध्यान रखिएगा, यहां पर मंथ का कैलकुलेशन में ना थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। नॉर्मली हम लोग मंथ जिस दिन है वहां से काउंट करते हैं, बट ट्रेसेस जो वेबसाइट है वो स्टैंडर्ड मंथ पकड़ लेता है, कैलेंडर मंथ पकड़ लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट। अगर आप टीडीएस काटना था, आप टीडीएस नहीं काटे, तो आप बन जाते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट और अब आपसे पैसा लिया जाता है। बट मान लो हम टीडीएस नहीं काटे, गलती किए, टीडीएस काटना था नहीं काटे, बट सामने वाला आदमी खुद से उस पर पैसा जमा कर दिया, रिटर्न में दिखा दिया और सीए लिख कर दे रहा है उसका, तो उस केस में ऑलरेडी प्रूफ हो गया कि वो दे दिया है, तो मेरे से टैक्स नहीं लिया जाएगा। बट हाँ, इंटरेस्ट जो लेट गलती हुआ है उसका तो इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, टीडीएस सर्टिफिकेट। जो भी टीडीएस आपका काटता है वो आपको प्रूफ देता है। सैलरीड आदमी का टीडीएस सर्टिफिकेट साल में आता है, फॉर्म 16, और बाकी लोग का 16A क्वार्टरली आता है। इसके अलावा इनकम टैक्स वेबसाइट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको एक फॉर्म भेजता है साल में 26AS, जिसमें आपका लिखा हुआ रहता है कितना टीडीएस कटा है। टीडीएस टीसीएस के लिए आपके पास नंबर होना चाहिए 10 नंबर आप फॉर्म 49B भरकर अवेल करते हैं। 49A में आपका पैन था, बी में 10। टीसीएस, अब टीसीएस क्या है ना, टीडीएस नॉर्मली सर्विसेज पे है टीडीएस, और टीसीएस नॉर्मली गुड्स पे। नॉर्मली बोल रहे हैं, एक्सेप्शंस हर जगह है। अब टीसीएस वाला केस क्या होता है, और टीसीएस जो भी है ना एक ही सेक्शन में 206C, बाकी उसमें 1F है, 1G है, 1H है, वो सब सेक्शन है। अदरवाइज सेक्शन नंबर तो ब्रॉडली एक ही है, 206C। अब टीसीएस में क्या होता है कि सेलर जब आपको कोई सामान बेचता है तो अपना पैसा के साथ साथ
प्लस करके कुछ और भी पैसा लेता है। टीडीएस में क्या होता है, पेयर जो है, पे करने वाला जो पैसा देता है उसमें से काट कर देता है। टीसीएस में पैसा लेने वाला उसमें जोड़कर और लेता है, उसको आप बोलते हो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस का रेट अगर अपने बात कर लें तो जनरली 1% है। 1% कब कब है, लिकर पे है, स्क्रैप पे है, नेक्स्ट मिनरल्स पे है, और मोटर व्हीकल। और 10 लाख से ऊपर का आप कार परचेज करते हैं, आप मतलब कंज्यूमर परचेज कर रहा है, तब डीलर वगैरह पे ये प्रोविजन नहीं है। इसके बाद 2% सर्विस पे है। जनरली गुड्स पे होता है टीसीएस, बट लीजिंग आप जानते हो सर्विस होता है, इस पे 2% है। नेक्स्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2.5% है, और टेंडू लीव्स पे 5% है। नेक्स्ट इसके बाद अपने और बात कर ले तो 206C1G ये बोलता है कि अगर आप इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे हैं तो उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब कितना पैसा आप भेज रहे हो, 7 लाख तक का नॉर्मली पैसा है तो टीसीएस नहीं है, 7 लाख से ऊपर है तो 5% है। बट अगर एडुकेशनल लोन वगैरह आप लिए तो 0.5% है, 7 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पे। तो अगर आप 8 लाख का लिए तो 8 लाख का पेमेंट करें तो 1 लाख पे आएगा। वैसे अगर आप ओवरसीज घूमने जाते हैं तो यहां पे कोई 7 लाख का छूट नहीं है। मेक माई ट्रिप वगैरह के थ्रू आप जाते हैं ओवरसीज, जितना भी अमाउंट हो 5%, 7 लाख का छूट बाकी पैसे पे घूमने पे नहीं है। बाकी ये जनरल पॉइंट है, ये जगह, ये हर जगह मिलेगा आपको कि ऑलरेडी अगर आपका टीडीएस कट रखा है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एम्बेसीज वगैरह का आप टीसीएस कलेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, तो 2 केस हो गया यहां पे 206C1G में। नॉर्मली पैसा रेमिट कर रहे हैं, 7 लाख का क्राइटेरिया है, टूर पैकेज पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहां पे ऑलवेज कितना है, 5%। नेक्स्ट, बाकी केस में 7 लाख देखेंगे, 7 लाख से ऊपर है तो टीसीएस कलेक्ट होगा नॉर्मली 5% का, और अगर एडुकेशनल लोन है तो कम है 0.5। पैन वगैरह नहीं देंगे तो डबल हो जाएगा, लगभग 10%। नेक्स्ट 206C1H, ये 194Q का उल्टा है। 194Q में था कि अगर बायर बड़ा है, पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन है और इस साल वो एक सेलर से 50 लाख से ऊपर का सामान खरीदा है तो 0.1% वो टीडीएस काटता था। यहां उल्टा है, यहां सेलर बड़ा है। ये बोलेगा अगर कोई सेलर है जिसका पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और उससे हम खरीदे हैं, कोई एक बायर खरीदा है 50 लाख से ऊपर का सामान, तो सेलर जब अपना पैसा लेगा ना उसमें जोड़ करके टीसीएस ले लेगा 0.1%। सेम कॉन्सेप्ट है 50 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पे। अब मेरे पे टीडीएस भी एप्लीकेबल है। मान लो बायर भी बड़ा आदमी है, सेलर भी बड़ा आदमी है, 194Q भी लग रहा है और 206C1H भी लग रहा है, तो क्या दोनों प्रोविजन लगा देंगे आप? नहीं, प्रेफरेंस हमेशा किसका होता है? टीडीएस का। इनफैक्ट आपको हम टीडीएस में भी सीक्वेंस बताए थे, अदर सेक्शन का टीडीएस, फिर 194Q का टीडीएस, फिर अदर सेक्शन का टीसीएस, फिर अंत में जाकर 206C1H का टीसीएस। बाकी वही सब स्टोरी है। यहां पर टीडीएस कटा है तो नहीं होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं होगा, एक्सपोर्ट्स वगैरह पे नहीं होता है। नेक्स्ट, वहां पर क्या था ना कि अगर आप पैन फर्निश नहीं करते हैं 194Q में, ये डिफरेंस है, तो वहां 5% रेट था। टीसीएस में पैन वगैरह नहीं होने पे 1%। बाकी ट्वाइस याद ही नहीं रखना है, 0.1 का ट्वाइस और 1%, तो 1% ही तो हायर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद अगर बाई चांस क्या होता है, जैसे 206AA और AB आप पढ़े थे वहां कि टीडीएस का रेट बढ़ जाता है, वैसे यहां भी टीसीएस का रेट भी बढ़ जाता है। और यहां पर समझना, इसका हम लोग समरी बनाए, याद है ना आप लोगों को? हम लोग एक मैट्रिक्स टाइप बनाए थे, टीडीएस टीसीएस रिटर्न नहीं भरे, ठीक है, और पैन फर्निश नहीं किए, तो जो नॉर्मली रिटर्न नहीं भरने पे था ना, डबल या 5%, वही टीसीएस में। तो टीसीएस में दोनों जगह सेम ही प्रोविजन है, ट्वाइस रेट और 5% विच एवर इज हायर। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सब टाइम पास, ये तो बात हो रखा है। जीएसटी या टैक्स कंपोनेंट पे आप नहीं काटते। चलो, इसके बाद एएमटी। एएमटी 2 सेक्शन पे डिपेंड करता है, 115 जेसी
और 115 जेडी। एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मतलब जो नॉर्मल तरीका है वो तो है ही है, और मिनिमम मतलब कम से कम तो इतना देना ही देना है। तो प्रैक्टिकली ये चैप्टर से जो टैक्स निकलेगा वो मिनिमम है, तो मिनिमम एएमटी या रेगुलर टैक्स विच एवर इज हायर, ये आपको रियल लाइफ में पे करना होता है। नॉर्मल टैक्स और एएमटी विच एवर इज हायर। क्वेश्चन उठता है एएमटी के किस पे एप्लीकेबल है, तो या रेदर किस पे एप्लीकेबल नहीं है पहले बात कर लें। तो कंपनी के ऊपर में एएमटी नहीं लगता है क्योंकि उनपे मैट लगता है। लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट बॉडी है, इन पे एएमटी नहीं लगता है। बाकी जो लोग बच गए उन पे एएमटी है। फर्म पे ऑलवेज है। और जो स्लैब वाले लोग आदमी है, स्लैब वाले मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन पे एएमटी ऑलवेज नहीं है। इन पे एएमटी तभी है जब इनका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है तब। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालें, या चलिए एक मिनट वेट करिए। एएमटी में जाने के लिए एक और चीज ध्यान रखिएगा। एएमटी में हम लोग तभी जाते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर कुछ सेक्शन नंबर्स हैं इसका फायदा लिए तभी, जिसको आप प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस वगैरह भी बोलते हैं। अगर आप एससीजेड एग्जाम्पशन लिए 10AA का, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD, आप JJAA, 80 JJAA, 80 QQB RRB, अगर ये 5 सेक्शन में से किसी का कोई भी एक सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ है तभी एएमटी पढ़ना है, अदरवाइज आपको एएमटी पढ़ना ही नहीं है। क्लियर है? तो अगर आप ये 5 सेक्शन में से कोई भी सेक्शन का बेनिफिट लिए और आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर है तो उस केस में आपको एएमटी के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करना होगा। एएमटी का टैक्स रेट होता है 18.5 प्लस सरचार्ज जो एज इट इज है प्लस सेस। अब नॉर्मल टैक्स आप निकालते हैं टोटल इनकम पे, एएमटी निकालते हैं आप एडजस्टेड टोटल इनकम पे। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18.5 नहीं है, 15। नेक्स्ट, अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलता है, तो हम लोग बोले ये 5 सेक्शन का अगर आप फायदा लिए तभी तो ये चैप्टर पढ़ना है। तो अगर ये 5 सेक्शन को डिसअलाउ कर दिया जाए तो जो इनकम आएगा वो टोटल एडजस्टेड टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में ये पांचों सेक्शन 10AA, 35 AD, JJAA, QQB, RRB ये डिसअलाउ कर दीजिए, ऐड बैक कर दीजिए। बट हां ध्यान रखिएगा जब आप 35 AD क्लेम करते हैं तो क्योंकि 35 AD में आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा अमाउंट को पीएल में डाल देते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। अब जब हम 35 AD को डिसअलाउ कर रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए, तो हम लोग डेप्रिसिएशन जो आपका बनता है वो लेस कर देंगे। तो हम फिर से रिपीट करें, टोटल इनकम में ये 5 सेक्शन डिसअलाउ किए, 35 AD डिसअलाउ कर रहे हैं, पहले डेप्रिसिएशन नहीं दिए थे ये बोलकर कि आप 35 AD ले रहे हैं, और आज 35 AD भी डिसअलाउ कर दे और डेप्रिसिएशन भी ना दे तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए आज डेप्रिसिएशन देते हैं तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये जो इनकम आएगा इसको आप बोलोगे एडजस्टेड टोटल इनकम। इसका 18.5% आप क्या करेंगे, एएमटी निकलेगा प्लस सरचार्ज वगैरह जो है एज इट इज। अब एएमटी क्रेडिट 115 जेडी, क्रेडिट को लेकर दो बात आपको ध्यान रखना है। एएमटी क्रेडिट मिलता कब है, अवेलमेंट, और एएमटी क्रेडिट यूज कब होता है, यूटिलाइजेशन। अब समझे ना, गवर्नमेंट बोलता है हम आपसे नॉर्मल टैक्स भी निकलवाएंगे, एएमटी भी निकलवाएंगे, जो ज्यादा होगा वही लेंगे। मान लो इस साल ये 1 लाख है, ये 1.2 लाख है, तो गवर्नमेंट कितना लेगा, 1.2। अगले साल बदल गया, मान लो ये 70,000 है और ये 50,000, तो अब गवर्नमेंट कितना लेगा, 70। तो हर बार तो विनर गवर्नमेंट ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, ऐसा बात नहीं है, अगर हम आपसे 1.2 पे टैक्स ले रहे हैं, नॉर्मल टैक्स से कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 20,000, तो इस 20,000 रुपए का जो आप एक्स्ट्रा पे किए ना, एक तरह से उसका क्या मिल जाएगा आपको, एएमटी क्रेडिट। और ये क्रेडिट 15 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। बट कब यूज होगा, जब सिचुएशन बदलेगा। एएमटी क्रेडिट मिला कब आपको, जब एएमटी ज्यादा है नॉर्मल टैक्स से, तब क्रेडिट आपको मिलता है। अब अगले साल मान लो ये होता है 1 लाख और अगेन ये होता है 1.3 लाख, तो क्रेडिट यूज नहीं होगा। हां, और 30,000 का क्रेडिट मिल जाएगा आपको, बट आज क्रेडिट यूज नहीं होगा। क्रेडिट कब यूज होगा,
जब सिचुएशन बदलेगा, ये 3 लाख हो जाए और ये 2.5 लाख, तो आप कितना दोगे? 3 लाख। और कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 50,000। तो आप 50,000 का आप क्रेडिट को यूज कर पाएंगे। क्लियर है? तो क्रेडिट कब मिलता है? जब एएमटी ज्यादा हो जाए नॉर्मल टैक्स से, तो क्रेडिट मिलेगा। और क्रेडिट यूज कब होता है? जब नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो जाए एएमटी से, तब क्रेडिट यूज होता है। क्लियर है? बाकी 15 साल तक आप इसको क्या कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद लैप्स कर जाएगा। क्लियर है?